नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है, या फिर बिहार के कितने शिक्षकों का नॉमिनेशन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था, हमने आपको बताया था बिहार के 6 शिक्षकों का नॉमिनेशन या फिर 6 शिक्षकों को नामित किया गया है। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर यानी दूसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको दी गई थी। तीसरा प्रश्न था कि भारत ने हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में कितना पदक हासिल किया है। तो भारत ने कुल 26 पदक हासिल किया है। अच्छा, इसका आयोजन जो हुआ ये चाइना में किया गया था। ये कंप्लीट चीजें आपको ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि सारे प्रश्न जो आपको वीडियो के अंत में पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह भी है कि बहुत सारे छात्र चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, सेशन को पहली बार ज्वाइन करते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे बीपीएससी मेकर चैनल बीपीएससी परीक्षा पर केंद्रित है और इस सीरीज के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है ये आपके बिहार की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट आप जरूर देखिएगा और मंथली संग्रह जो है वो भी आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल का चैनल पर। तो आप वहां पर जाकर भी चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और सभी चीजों का पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। चाहे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे डाउनलोड करें या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर भी कोर्स के तहत वो तमाम चीजें वहां पर आपको मिलती हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कुछ समय पहले हमने आपको ये जानकारी दिया था कि गांधी मैदान पटना में कुल 12 विभागों की झांकी निकाली जाएगी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को। इसी के संबंध में ये प्रश्न है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो जो भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं सारे विकल्पों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो विकल्प है, प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को मिला है, ये कथन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। अच्छा, वहीं पर दूसरे कथन की बात करें तो द्वितीय पुरस्कार शिक्षा विभाग को, तो ये गलत है। तृतीय पुरस्कार पर्यटन विभाग को, ये भी गलत है। तो केवल एक आंसर यहाँ पर सही है, प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि इस वर्ष 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमने क्लियर किया था पिछले वीडियो में भी कि इस वर्ष 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 12 विभागों की झांकी निकाली गई थी। दरअसल हम लोग आजादी के 76 वर्ष को पूरा करते हुए 77वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। तो इसलिए यहाँ से इस लिहाज से आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो कुल 12 विभागों की झांकी निकाली गई और इसमें प्रथम 3 जो पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना, प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो जीविका और कला संस्कृति विभाग को दिया गया संयुक्त तौर पर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। द्वितीय पुरस्कार जीविका और कला संस्कृति विभाग को दिया गया और वहीं पे तृतीय पुरस्कार की बात करें तो तृतीय पुरस्कार नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को संयुक्त तौर पर दिया गया। तो ये प्रथम 3 पुरस्कार है जो आपको ध्यान रखना है, विभिन्न विभागों को दिया गया। अच्छा, यहाँ पर गांधी मैदान पटना में बात हुई स्वतंत्रता दिवस समारोह की आयोजित होने की, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। पुनः यहाँ पर आपको बता दूं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं बार तिरंगा फहराया है गांधी मैदान में। बतौर मुख्यमंत्री अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से तो 17वीं बार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया है, जो कि बिहार के अब तक के इतिहास का सर्वाधिक बार है। इतनी बार बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में किसी ने भी तिरंगा नहीं फहराया। अच्छा, एक पॉइंट हमने ये भी आपको बताया था, इससे पहले सर्वाधिक 14 बार रिकॉर्ड था फहराने का मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि वहीं पर हम बात करें प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण से तो ये जानकारी हमने आपको दिया था कि बतौर प्रधानमंत्री सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है अब तक का, पहला जो है आपको ध्यान रखना 17 बार फहराने का, यह है जवाहरलाल नेहरू के नाम। द्वितीय स्थान पर आती इंदिरा गांधी 16 बार और तृतीय स्थान पर मनमोहन सिंह। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तिरंगा फहराया लाल किला पर, यह 10वीं बार था।
तो कुल मिला के ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी कुल 10 बार लाल किला पर तिरंगा फहराए हैं और ये तीसरे स्थान पर है। चलिए यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अभी हमने जो जानकारी दिया कि गांधी मैदान में कुल 12 विभागों की झांकी निकाली गई। इन 12 विभागों के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, किन किन विभागों की झांकी निकाली गई थी वो सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। फिलहाल से स्किप करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे। अच्छा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे भी रखना है क्योंकि ये सुलभ इंटरनेशनल को लेकर बहुत ज्यादा खबरों में रहते थे और कई बार हालांकि हमने जानकारी भी आपको दिया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदेश्वर पाठक को इस तस्वीर में। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त 2023 को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया और वे 80 वर्ष के थे। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है कि वे पश्चिमी चंपारण जिले के रामपुर के रहने वाले थे। पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है रामपुर, यहीं के वे रहने वाले थे और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी। या तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा वे कहाँ के रहने वाले थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है, जो कि प्रबल संभावना है, कि सुलभ इंटरनेशनल की जो स्थापना इन्होंने की थी कब की थी, तो 1970 में की थी। और यही 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने जो केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थे, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है 1970 के दशक से, ये भी आपको रिलेट करके याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात करें, इनके सम्मान की बात करें, तो उन्हें वर्ष 1991 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो बिंदेश्वर पाठक को। अगले पॉइंट की बात करें तो 2021 नहीं बल्कि 2001 में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संगठन द्वारा उन्हें अक्षय ऊर्जा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि इसके अतिरिक्त उन्हें कई और भी पुरस्कार मिले, तो यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया कि इसके अतिरिक्त उन्हें एनर्जी ग्लोबल पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इत्यादि सहित अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, पश्चिमी चंपारण की बात हुई तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है ये पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है वाल्मीकि नगर। यहीं पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर 54 टाइगर है, यानी कि 54 बाघ है यहाँ पर वाल्मीकि नगर यानी कि VTR में, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। और वह भी पूरे भारत में अगर हम बाघों की बात करें तो 3682 न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक और है जो कि GI टैग के बारे में हमने आपको दिया था, जो मरचा चावल पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और GI टैग प्राप्त करने वाला मरचा चावल बिहार से छठा कृषि उत्पाद है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये किस देश की वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन सेना में शामिल किया है? तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, अपना भारत। अच्छा, इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखा गया, ध्यान पूर्वक सभी चीजों को आपको देखना है। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो कि एक ड्रोन है, इसे शामिल किया, जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2। और यह ड्रोन एक ही उड़ान में सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की हरकत पर पैनी नजर रखने में सक्षम है। और कुछ चीजें, कुछ विशेषताओं के बारे में और भी इसमें लिखा गया है कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट और है, जैसे कि रिमोट से संचालित यह ड्रोन बहुत लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटों तक काम करने में सक्षम है। एक उड़ान में लगभग 36 घंटों तक ये कर सकते हैं, उड़ान भर सकती है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट संजय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट संजय के बारे में यहाँ पर मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ, दरअसल हेरॉन मार्क 2 जो ड्रोन अभी हाल ही में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट संजय का भी जो कार्य उद्देश्य है लगभग वही पर है। प्रोजेक्ट संजय की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेनाध्यक्ष मनोज पांडे के अनुसार प्रोजेक्ट संजय के जरिए सेना की निगरानी करने वाले सिस्टम को और भी हाईटेक बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर ये प्रोजेक्ट संजय की शुरुआत की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि हेरॉन मार्क 2 जो भी है, ये कह सकते हैं सीमा पर, ये कह सकते हैं पड़ोसी देश जो है
उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए, एक प्रकार से निगरानी करने के लिए इसे शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, प्रोजेक्ट संजय इसे नाम क्यों दिया गया, ये भी एक सवाल है। दरअसल प्रोजेक्ट संजय नाम देने के पीछे का रीजन यह है कि महाभारत में एक किरदार था संजय नाम का, जो कि महाभारत के युद्ध की, जो कह सकते हैं, पल पल की जानकारी धृतराष्ट्र को दे रहा था। दरअसल संजय को एक दृष्टि प्राप्त थी, वो दूर बैठे भी युद्ध को देख सकते थे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, इसी को लेकर प्रोजेक्ट संजय इसे नाम दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर बात हुई भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है वर्तमान में, ये है विवेक राम चौधरी। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि श्रीनगर। पहला पॉइंट है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूची में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शीर्ष स्थान पर है। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक आयोजित जल जीवन सर्वेक्षण के मूल्यांकन में असाधारण प्रदर्शन के लिए श्रीनगर को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह सम्मान मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस अवधि के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी हाल ही में श्रीनगर को पहला स्थान मिला है। अच्छा, यहाँ पर जल जीवन सर्वेक्षण की बात हुई तो ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। ये तिथि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि 22 मार्च 2022 को मनाए गए 110वें बिहार दिवस की थीम भी कहीं ना कहीं इसी पर आधारित थी। ये थीम था जल जीवन हरियाली। ये हमने आपको जानकारी दिया था। 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया, ये इसका थीम था। वहीं पर 2023 में जो थीम था इसका, 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया, 111वां बिहार दिवस, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, बिहार की स्थापना को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था अपना बिहार। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि इराक। इनसे संबंधित तथ्यों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में इराक सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, इराक सरकार के द्वारा सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को, जो देश में संचालित जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी मीडिया कंपनी है, सभी को इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। हालांकि इसके साथ ही इराक में कार्यरत सभी मीडिया को उसके स्थान पर, यानी कि इस शब्द के स्थान पर सेक्सुअल डिविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। तो दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है, बल्कि ये दूसरा वाला जो हमने बताया कि इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने को आदेश दिया गया है, तो ये दोनों यहाँ से नोट कर लेंगे। अच्छा, कुछ जानकारी ऐसा ही हमने कुछ समय पहले दिया था। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई 2024 को, देखिए यहाँ पर 2024 नहीं बल्कि 2023 होगा, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई 2023 को देश में LGBTQ समुदाय को समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने पर प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि LGBTQ समुदाय आखिर क्या है। तो इसको लेकर हमने जानकारी दिया था कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि के लिए LGBTQ ही प्रयोग किया जाता है। ये शब्द इसी तरह के समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका है LGBTQ। अच्छा, यहाँ पर बाइसेक्सुअल या फिर जो ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर की बात हुई है, तो इसको लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही एक जानकारी ये भी थी कि किसी किन्नर को लेकर के पहली बार या फिर किसी ट्रांसजेंडर के नाम पर पहली बार राजस्थान में बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिनका नाम था नूर शेखावत। अभी हाल ही का ये न्यूज है, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। अच्छा, यहाँ पर 14 जुलाई जो हमने डेट का प्रयोग किया, 14 जुलाई 2023 को एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसी दिन इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट और भी है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो पी वीरा मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और वर्तमान में जो इसरो के प्रमुख है ये है एस सोमनाथ। तो इतनी सारे पॉइंट की जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है।
छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया नामक एक माइक्रो साइट लॉन्च किया गया है। दरअसल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पर्यटन मंत्रालय, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी, यानी कि दो विकल्प यहाँ पर सही है, पर्यटन मंत्रालय और मेक माई ट्रिप, अर्थात विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर आपको जानकर दे दूं कि भारत की अग्रणी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया नामक एक माइक्रो साइट लॉन्च की है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, यह माइक्रो साइट यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार देश में मौजूद बेहतरीन पर्यटन स्थलों की खोज करने के लिए एक मंच मुहैया कराएगा। इस साइट की बात करें तो इस साइट के माध्यम से यात्रियों को उनके प्राथमिकताओं के आधार पर जो भी वो सर्च करेंगे उसके आधार पर बेहतरीन पर्यटन स्थल उन्हें मुहैया कराया जाएगा इस साइट के माध्यम से। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इस माइक्रो साइट को भारत सरकार के दूरदर्शी कार्यक्रम देखो अपना देश के अनुरूप तैयार किया गया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है कि पर्यटन मंत्रालय की जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है। ये नवीनतम रिपोर्ट है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, पर्यटन मंत्रालय के आए थे तो विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में, यानी कि विदेशी पर्यटक जो आते हैं राज्यों में, तो ऐसे सूची के आधार पर देखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार है ये 9वें स्थान पर है। अच्छा, बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है? तो बिहार के पर्यटन मंत्री वर्तमान में तेजस्वी यादव है। अच्छा, तेजस्वी यादव बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी, और उप मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से बात करें तो वे 5वें उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हालांकि वे दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी बातें यहाँ से नोट करेंगे। अगला 7वां प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में 16 अगस्त 2023 को खेला हॉबे दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। दरअसल इसकी घोषणा की गई थी किनके द्वारा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, आप लोगों को मालूम होगा। इनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। तो इन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया कि हाल ही में खेला हॉबे दिवस पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त 2023 को मनाया गया है। दरअसल 16 अगस्त 1970 को पश्चिम बंगाल में एक फुटबॉल मैच के दौरान कई लोग मारे गए थे, भगदड़ मच गई थी और कई लोग मारे गए थे। इसी के परिणाम स्वरूप, इसी की स्मृति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर साल 16 अगस्त को खेला हॉबे दिवस मनाने की घोषणा की है और इस अवसर पर हजारों की संख्या में फुटबॉल खिलाड़ियों को वितरित किए जाते हैं। तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर स्किप करते हुए इस प्रश्न को चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किसने हाल ही में भारत की 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डूडल बनाकर भारत की समृद्ध और विविध परिधान परंपरा को दर्शाया है? तो राइट आंसर होगा गूगल। गूगल जब आप लोग सर्च करते होंगे इंटरनेट पर तो वहां पर कुछ इस प्रकार का जो गूगल लिखा हुआ आता होगा, इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है जो कि विभिन्न चीजों को दर्शाने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। तो ऐसे में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये डूडल बनाकर सम्मानित किया गया या फिर दर्शाया गया है भारत की समृद्ध और विविध परिधान परंपरा को। ये आप यहाँ से ध्यान रखें, इसे डूडल कहा जाता है। इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से आपको जानकारी दें तो इस वर्ष 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल ने डूडल बनाकर इसे सेलिब्रेट किया है। दरअसल इस वर्ष इस डूडल में देश की समृद्ध और विविध परिधान परंपरा को दर्शाया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर परिधान शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा। परिधान कहा जाता है पोशाक को। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं विभिन्न प्रकार के पोशाक, ये जो परंपरा है भारत के जो अलग अलग राज्यों में, तो इसे ही यहाँ पर इसे दर्शाया गया था। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट में बात करें तो देश में जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के कृषकों, कुशल वस्त्र कारीगरों, बुनकरों, रंगरेजों एवं कढ़ाई करने वालों की सामूहिक शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया गया। तो इसी को लेकर ये डूडल में ये सारी चीजें दर्शाई गई थी भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है रंगरेज। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन कुछ लोग रंगरेज शब्द से परिचित नहीं होंगे। दरअसल रंगरेज को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रायर। आई होप कि आप समझ चुके हैं, ड्रायर कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। अब चलते हैं यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। ये प्रश्न है कि चेन्नई में हालिया आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि इसे भारत ने अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन हुआ ये चेन्नई में हुआ और ये हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी था। इसको लेकर हमने जानकारी विस्तार पूर्वक दिया था।
अब इसके बारे में विस्तार से बात करें तो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा हाल ही में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप का ट्रॉफी का 7वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया। इसका आयोजन तिथि की बात करें, शुरुआत हुई थी 3 अगस्त को, अभी हाल ही में 12 अगस्त को ये समाप्त हुआ है। 3 से 12 अगस्त 2023 इसका आयोजन तिथि है। और फाइनल मुकाबले की बात करें तो चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित इसके फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यानी कि भारत इस वर्ष इसका विजेता रहा, मलेशिया को हराकर। इसके साथ ही भारत एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में 4 जीत के साथ सबसे सफल टीम बन गई। आपको ये ध्यान रखना, अब तक इसका 7 संस्करण आयोजित हुआ है और इस 7 संस्करण में 4 बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। और वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो पाकिस्तान 3 खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन 7 संस्करण में से 4 बार भारत ने, 3 बार पाकिस्तान ने, महज 2 देशों ने ही इस खिताब को अपने नाम किया है और सबसे सफल टीम है अपना भारत। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी गई है। बताएं कि इसके तहत देश भर में लगभग कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी या फिर कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। जो घोषणा हुई है इसका राइट आंसर होगा घोषणा के आधार पर विकल्प नंबर सी, यानी कि 10,000। पहला पॉइंट है कि 16 अगस्त 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसला लिए गए। अच्छा, इस बैठक से संबंधित 2-3 पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इस बैठक में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी गई, ये एक पॉइंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी और इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी रहेगी वो रहेगी 20,000 करोड़ रुपए और उसके बाद जो संबंधित राज्य होंगे उनकी मतलब यहाँ पर योगदान होंगे। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करें तो इसके अतिरिक्त पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दिया गया। दरअसल इस योजना की बात करें तो इसके तहत लोगों को पारंपरिक कौशल को आर्थिक मदद के तहत तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो दोनों यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। 11वें प्रश्न पे चलते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त की है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अक्षय कुमार। आप यहाँ पर अक्षय कुमार को देख सकते हैं। अच्छा, अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन अभी हाल ही में भारत की नागरिकता इसे प्राप्त हुई है। यहाँ पर इसी सब चीजों का जिक्र किया गया कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जिन्हें अब तक कनाडा की नागरिकता प्राप्त थी, अब फिर से, यानी कि उन्हें अब फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षय कुमार को 2011 में कनाडाई संघीय चुनाव के बाद वहां की कंजर्वेटिव सरकार ने उन्हें नागरिकता दी थी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह है कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता क्यों ली थी। दरअसल इसको लेकर एक पॉइंट यहाँ पर है, जो मीडिया में जो सब बातें कही गई है उसी आधार पर यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। दरअसल अक्षय कुमार की जब भारत में बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब उन्होंने दोस्त की सलाह पर कनाडा में बसने का फैसला किया था। तो यही वो रीजन थी जो कि इन्होंने कनाडा का नागरिकता लिया था। लेकिन अभी हाल ही में 15 अगस्त पर इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया और पोस्टर भी, एक पिक्चर भी साझा किया और इसी आधार पर जो मीडिया में जो सारी बातें निकलकर सामने आई वो आपको ध्यान रखना है कि पुनः भारत की नागरिकता इन्हें प्राप्त हुई है। चलते हैं यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन लूना 25 का संबंध किस देश से है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रूस से संबंधित है। अच्छा, जिस प्रकार से चंद्रयान 3 आप जानते हैं कि ये चंद्रमा मिशन है, उसी प्रकार से मिशन लूना 25 जो है ये भी एक चंद्रमा मिशन यानी कि मून मिशन है। अच्छा, इसको लेकर हम बाद में किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि ये रूस से ही संबंधित एक मिशन है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए जो अभी हाल ही में एक ऑफर आया था, आपको ध्यान रखना है ऑफर के बारे में। यहाँ पर जानकारी दी गई, जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके। आज ये अंतिम तिथि है। ये 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था ये प्रोमो कोड। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। यही कोर्स आपका अपग्रेड होकर 17वीं बीपीएससी के लिए भी तैयार होगा, जहां पर 17वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको मटेरियल मिलेंगे। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कहाँ हाल ही में भारतीय कला की महिमा थीम या फिर इस विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तीसरा प्रश्न है सुस्वागतम नामक एक ऑनलाइन पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये तमाम जानकारी आपको हमने पिछले वीडियो में दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक क्वेश्चन लिखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी हमने ऑफर से संबंधित दिया आप लोग से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।